नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निहाल विहार में, जहाँ पर एक स्वर्ग वृद्ध आश्रम चला रहे हैं टाकेश्वर जी, और वो भी निस्वार्थ। ये कोई भी किसी भी तरीके से किसी से भी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं और फ्री समाज सेवा करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे ये वृद्ध आश्रम की इन्होंने शुरुआत की है। नमस्कार सर। हाँ, सर, आप जिस तरीके से निस्वार्थ होके एक वृद्ध आश्रम चला रहे हैं, सहारा लोगों को आप जिस तरीके से सहारा दे रही है, तो आप उसके बारे में बताइए सर। देखिए क्या होता है ना, ये अभी पहले ये जो है ना वृद्ध आश्रम नहीं था, लेकिन अभी नए कल्चर में वृद्ध आश्रम हो गया है। तो वृद्ध आश्रम का कहानी कई तरह का माने कि वृद्ध आश्रम है। एक है एकदम बिल्कुल लोअर क्लास का, एक मिडिल क्लास का, एक अपर क्लास का। तो हम जो है हमारा जो है सब बिल्कुल लाचार लोग, बुढ़ापे में जो लाचार हो जाते हैं, जैसे इनका हाथ कटा हो किसी का, आज किसी को आँख से नहीं दिखाई देता हो, कि कोई गूंगा है जो जबान से नहीं बोल सकता है, जो कि बहुत से ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश भी रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका संतान नहीं हुआ, वो ऐसे भी हैं जिनके शादी ही नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो संतान नहीं हुआ, किसी का शादी हुआ तब भी संतान नहीं हुआ, किसी के तलाकशुदा हो गया, किसी के बच्चे विदेश रहने लगे। ऐसे लोग को क्या होता है कि माने ये तो माने एक जनरली लोग होते हैं, इनको किसी दुर्घटना से हो गया, किसी बीमारी के कारण दिमागी हालत ठीक नहीं, तो वैसे लोग मेरे वृद्धाश्रम में आते हैं और उनको हम यहाँ फ्री में रखना, खाना पीना इलाज। अब मरते हैं तो अभी तक तो 236 को तो मैंने दाह संस्कार भी किया हूँ, और जो है सो कुछ को अंग दान भी किया हूँ। जिससे कोई बुजुर्ग कहता है कि मेरे को अंग दान करना है, हमें भाई चलो कर लो भाई, कर देंगे आपका दान। तो अंग दान लिखा पढ़ी हो जाती है पहले ही पुलिस में, उनका कार्ड बन जाता है। तो अब बुजुर्गों में समझदारी आ गई है, क्योंकि इनका तो मरने के बाद कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन अंग दान करते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ी सेवा है। जो विश्व दलित देह दान समिति संस्था है, और दिल्ली के एम्स अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, और अभी जेपी अग्रवाल अस्पताल से अभी आँख ले गए, एम्स में बॉडी गई, सफदरजंग में बॉडी गई, आर्मी में भी बॉडी जाती है यहाँ से। तो अब मुझे लगता है कि समाज में लोग है कि ऐसे लोगों के लिए सेवा भी करना चाहते हैं ऐसे लोग। जैसे आप नेक दिल होकर इतनी सेवा कर रहे हैं सर, तो आपके मन में कैसे आया कि मेरे को ये वृद्ध आश्रम चलाना है और शुरुआत करनी है? कैसे आपके मन में इतना? नहीं, देखिए मेरी सोच नहीं थी वृद्ध आश्रम बनाने का। ये 2003 की बात है। हमने सोचा कि गरीबों की सेवा करो। मैं एक बार एक्सीडेंट कर गया था, और मैं एक्सीडेंट हो गया था तो मैं रोड पर था, तो कोई आता था तो कोई पाव रोटी देता था, कोई बिस्कुट देता था, कोई चाय देता था, पानी कोई नहीं देता था। तो मैं बोला कि बताओ, जब एक आदमी ऐसे रोड पर, हम अच्छे खासे हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, अब मेरे को लोग रोड पर क्या समझते हैं कि ये पागल है या तो शराबी है। लेकिन जबकि मैं एक्सीडेंट करके रोड पर हूँ, शरीर पर मक्खियाँ, कपड़े में लैट्रिन लगा हुआ है, तब लोग घृणा तो करते हैं, लेकिन उनको ये सोचते हैं कि मैं देकर इस पर धर्म कमा लूँ। तो मैं इसी तरह का जब देखा कि मेरे को, तो मैं ऐसे में सोचा कि ऐसे लोग जो सड़क पर हैं, जिनका कोई नहीं हो, तो उनको उठा करके ले आते थे पुलिस के द्वारा, इनकी सेवा करते थे, भोजन कराओ, इलाज कराओ, मरने के बाद दाह संस्कार। संघर्ष देखिए, पहले मांगना पड़ता था, अब मांगने की जरूरत नहीं है। अब लोग यहाँ पर आकर देखता है, आकर दे जाता है, अब मांगने कहीं नहीं जाना पड़ता। पहले मांगना पड़ता था कि ये वृद्ध आश्रम है, तो मैं तो कटोरी की आटा मांग के खड़ा किया हूँ, बोरी का तो अब जरूरत पड़ी है। पहले तो कटोरी के 1 कटोरी आटा मांगते थे घर घर, वहाँ से ले आकर करते थे। तो कुल मिला के कितने लोग अभी आपके पास? मेरे पास 65-70 करीब है। 65 से 70। और 145 करी थी तब कितने बुजुर्ग आए थे? मैं तो 1 से शुरू किया था। 1 से शुरू किया था, और आज आप 65-70 हैं आपके पास। कितने शमशान घाट चले गए। औलाद निकम्मी है, और कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं वो निकम्मा है। संस्कार होता है, संस्कार से सीखेगा।
कोर्ट के भी फैसले बहुत तरह के आते हैं। जी वही मैं कहना चाह रही हाँ, हूँ। कोर्ट के फैसले बहुत आते हैं, तो उसमें कोर्ट में फैसला जज साहब थोड़ दे देंगे कि तुम इन बुजुर्ग का खाना खिलाओ नहवाओ, ऐसा नहीं होता। कोर्ट में जज साहब यही सुन कहते हैं, उसको समझाते हैं कि भैया एक काम कर, इनको घर में रख और एक संस्कारी बेटा बन, संस्कारी बेटा बन। लेकिन जो संस्कारी नहीं बनेगा तो उसको क्या कर सकता है कोर्ट? जज साहब भी नहीं कह सकते कि उसका लेट्रिन क्यों नहीं साफ किया, इसको रोटी क्यों नहीं दिया। हाँ, यदि वो घर से बाहर निकालता है तो जज साहब उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सेवा की भावना तो संस्कार है, मन की भावना से माँ बाप की सेवा होती है, तो ऐसे नहीं होता है। मैं देखा हूँ कि लोग बहुत से जज के भी देखता हूँ, पुलिस का भी देता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर TR सेशन भी वृद्ध आश्रम में है, क्योंकि उनके औलाद ही नहीं हुआ तो वृद्ध आश्रम में रहते हैं। बहुत से ऐसे महात्मा गांधी के पोते वृद्ध आश्रम में रहे, जिसमें मैंने वहाँ पर सेवादार भी रहा। तो ऐसे जो है सो ऐसे लोगों को जो है ना मन में भावना से सेवा होती है। महात्मा गांधी के 171 परिवार है, महात्मा गांधी के 171 परिवार है। उस परिवार में एक आदमी भी नहीं है जो उनको सेवा कर सकते थे गांधी जी को, लेकिन कोई नहीं किया। तो इसका मतलब ये है ना कि उसमें संस्कार की जरूरत है। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं बहुत से, इनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे में संस्कार नहीं है कि ये वास्ते सेवा करें, मन में भावना नहीं है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल जैसे GD गोइंका, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, मीरा मॉडल स्कूल जनकपुरी, सेंट बार मीराबा, इधर पश्चिम बिहार के भी बहुत से बच्चे आते हैं। स्कूल वाले कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरह सिस्टम डालना पड़ेगा उनको सिखाने के लिए कि हाँ आए बच्चे आते हैं, बिस्कुट उस्कुट बांटे, बस थोड़ा अपना मस्ती लिए बुजुर्गों के साथ। लेकिन उनको मैं एक दिन बुलाता हूँ, 1 तारीख अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस के दिन, और चाहते हैं कि जब से इन बुजुर्गों को मैंने इनका भी लगाव होता है बच्चों से खूब, लेकिन इनके पास बच्चे ही नहीं पूछते हैं। दादा को एक बड़ा शौक होता है कि पोता के साथ बात करो, मैंने सूद से ज़्यादा मूड से ज़्यादा सूद की होती है, जो पोता होता है और सूद होता है उससे ज़्यादा प्रेम होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में मोबाइल ने जो है सो थोड़ा सा दादा दादी का प्रेम कम कर दिया घरों में। और बताइए, अकेले किस तरीके से आपने सिर्फ अकेले ही इस वृद्ध आश्रम को चलाया है अभी तक, या आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं? और किस तरीके से आपने अकेले इतना एक से आपने जैसे बताया कि 60-70 बढ़ते जा रहे, तो कैसे आप संघर्ष करेंगे? काम तो एक ही आदमी शुरू करता है। देश भी आजाद हुआ तो एक ही ने शुरू किया था, फिर बाद में लोग जुड़ते जाए गए, बस इतना। इस काम के लिए ना आपको एक ही आदमी की जरूरत है। इसको सिस्टम को मन में भावना एक ही होती है, कर्म करना उसका काम होता है, सेवा करना उसका काम होता है। फिर उसके बाद लोग जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, देने वाले बहुत हैं। बुजुर्गों की भी बहुत सारी सुख सुविधाएं देखनी पड़ती होगी, जैसे हाँ, बुजुर्गों की तकलीफ बहुत है, बहुत होती होगी, बहुत तकलीफ है। सबसे बड़ा बुजुर्गों का समस्या है बीमारी। सबसे बड़ा बुजुर्गों का समस्या मैंने कहो मत, ये एक तकलीफ बर्दाश्त करने की उम्र नहीं होती है। ठेवना में दर्द है तो सर में दर्द है तो पेट गड़बड़ है तो खाना नहीं पचता है तो गैस हो गया तो शुगर हो गया तो BP का। ये बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या बीमारी है, और बीमारी के कारण ही इनकी सेवा बहुत महंगा पड़ता है। सेवादार जो है ना, इनके लिए सेवादार बहुत महंगा है, सेवादार नहीं मिलते हैं ऐसे सेवा करने के लिए। ये समस्या है बुजुर्गों का, बीमारी का। दूसरा रोटी तो दानी आदमी बहुत लोग हैं खिला देते हैं, रोटी की कमी हमें नहीं लगता है कि यहाँ परेशानी है रोटी की। हाँ, एक चीज़ परेशानी है, इन बुजुर्गों की एक छत की कमी है, जो रहने की जगह नहीं होती है। अब हमारे पास जगह है लेकिन जगह कम है, छोटी पड़ जाती है, सबसे बड़ी समस्या। तो मैं लोगों से सहयोग कहूँगा कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, भवन निर्माण कर रहा हूँ, और जो है सो लोग सहयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
मैंने व्यवस्था हम कर सकें और उनको एक अच्छी सुविधा दे सकें। तो मैं ये बीमारी के लिए कैसे आप फिर संघर्ष करते हैं? अब आपने जैसे बताया बीमारी कि के लिए बुजुर्गों को जरूरत पड़ती है, बीमारियों में दवाई की जरूरत पड़ती है, इलाज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कौन से लोग आपके साथ देते हैं या फिर क्या आप चाहते नहीं, हैं कि देखिए बीमारी में इसमें क्या आता है कि इनका जो भर्ती होते हैं वो पुलिस के द्वारा आते हैं या कोर्ट के ऑर्डर से आते हैं, क्योंकि तो एमएलसी बनी रहती है, गवर्नमेंट में दवाई मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट के मेडिकल में ना अब सिस्टम थोड़ा बहुत कमजोर है अभी, चाहे बुजुर्ग का हो, चाहे गर्भवती महिला वाला हो, चाहे बच्चे वाला हो या किसी तरह का, अभी हॉस्पिटल के सिस्टम बहुत कमजोर है। क्योंकि हॉस्पिटल में अभी कहा कि डॉक्टर ने लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड कराओ, अभी ने कहा दिया सीटी स्कैन कराओ, शुगर चेक कराओ। अब वहाँ पर रोज बुजुर्गों को ले आओ। अब उसके बाद हॉस्पिटल में जाओ तो ये मशीन खराब है, तो आप प्राइवेट से करा लो, तो आपको माने डेट मिल गया 5 दिन या 1 हफ्ता 2 महीना के बाद आप जो है सो अल्ट्रासाउंड कराओ। जिससे बड़े बड़े अस्पतालों में कोई एक चेकअप का डेट हो गया तो आपको 1 महीना 2 महीना का डेट देते हैं। तब तक क्या होता है कि बीमारी तो रुकती नहीं, वो चेकअप ही नहीं होगा तो बीमारी कहाँ से पता है। तो 1 महीना का डेट दिया, 1 महीने के बाद चेकअप होगा तो बीमारी तो चली गई, वो शमशान घाट चला गया। ये समस्या होती है बुजुर्गों में। मैं चाहे बुजुर्गों का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे किसी भी इंसान का, मेडिकल की ये समस्या है। क्योंकि अभी बीमार वही प्राइवेट में जाओ, उसी समय आपका सब कुछ हो जाता है, क्योंकि नेताओं का हो जाता है, जो इंश्योरेंस करा रखे हैं उनका हो जाता है, जिनके पास पैसा होता है उनका हो जाता है, लेकिन इन लोगों का नहीं होता है। ये समस्या है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन लोगों का जल्दी जो है ना, पैसा है नहीं इनके पास। सरकारी तंत्र जो है सो वही है कि भाई डेट लेकर आओ, कल आना, चाहे 1 हफ्ते बाद, चाहे महीना 2 महीना का डेट देखता हूँ कि आप डेट मिलता है चेक कराने के लिए कि उसको आप सिटी स्कैन इस दिन को होगा, खून चेक आपका इतने दिन बाद होगा, अल्ट्रासाउंड इतने दिन बाद होगा। मैंने बहुत तरह के हॉस्पिटल में समस्या भी है, क्योंकि कहते हैं मशीन खराब हो जाती है, तो कभी स्टाफ नहीं होता है, तो कभी जो है सो आदमी ज़्यादा हैं, माने लोग ज़्यादा हैं, ये भी समस्या है। लोग ज़्यादा हैं, सिस्टम कमज़ोर है। तो इसके लिए आप क्या सरकार से विनती करना चाहेंगे, हॉस्पिटल से क्या विनती करना चाहेंगे, क्या सहयोग मांगेंगे? नहीं, हॉस्पिटल से यही कहेंगे कि भाई इन बुजुर्गों का बीमारी हो, जब बीमारी पता लगे, जब तबीयत का, तो पूरी सिस्टम से चेक हो और समय से हो, बस यही कहना चाहूँगा। क्योंकि समय से नहीं हुआ तो कोई सब बेकार है। जिस तरीके से आपने देखा, निस्वार्थ और नेक दिल होकर बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, और आज हम बात करते हैं कुछ बुजुर्गों से और जानते हैं कि वो कब से यहाँ पे रह रहे हैं। धन्यवाद। सर, आप यहाँ 1 महीना हुआ होगा। महीना हो गया है आपको, तो कहाँ से आए थे आप? मेरा घर है बेगूसराय, बिहार, बेगूसराय लोहिया नगर में। खाना वगैरह को लेके या आपके स्वास्थ्य को लेके, बीमारी को लेके कोई परेशानी किसी चीज की? नहीं, कोई बहुत बढ़िया रह रहे हैं आप यहाँ। ठीक सब। क्या नाम है आपका? आयशा, कहाँ से आए थे आप? रानीबाग से। कितने साल हो गए आपको यहाँ? यहाँ मेरा 6वां महीना है। अच्छा, तो कैसे आपने अपना घर छोड़ा? कितने लोग थे, कितने परिवार थे? 2 बेटे थे, बेटी की शादी कर दी और एक बेटा मर गया मेरा, और एक बेटे ने मुझे छोड़ दिया। हम पुलिस वाले लेकर आए थे। यहाँ छोड़ के चले गए हो? पुलिस वाले आए थे लेकर। पुलिस वाले लेके आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो बेटे ने आपको कहाँ छोड़ा था? रास्ते में छोड़ दिया। रास्ते में छोड़ दिया था, पुलिस वाले लेके यहाँ आए आपको? किसी के थ्रू आई हूँ। किसी के थ्रू आए थे? सरदार जी थे। अच्छा अच्छा। वो जानते थे हमें। तो कैसा लग रहा है आपको इस वृद्धाश्रम अच्छा में? लग- कोई समस्या आपको कभी कोई झेलनी पड़ी हो? नहीं, कुछ सब अच्छा है। कैसे आप यहाँ पहुँचे वृद्धाश्रम में? सही है सब यहाँ पे? अच्छा लगता है आपको? कितने साल से यहाँ पे रह रहे 5 साल हो गए। और कैसे पहुँचे सर आप यहाँ पे? पुलिस लेके आए थे। कौन लेके आए थे? पुलिस तो परिवार वालों ने कैसे छोड़ा? परिवार वाले है नहीं, खत्म हो गए। परिवार खत्म हो गया? हाँ, क्या मेरा हादसा एक्सीडेंट हुआ? हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था? मेरा एक्सीडेंट हो गया, उनको बीमारी हो गई थी, चले गए वो। तो यहाँ पे कोई समस्या किसी तरीके की? कोई समस्या नहीं है। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? 4 महीने हो गए मेरे को। 4 महीने। कोई समस्या आई अभी तक?
कोई समझता नहीं। अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा भी लगता है। बुजुर्गों का एक समस्या है कि माने कि जब बच्चे तंग करते हैं, घर में बच्चे नहीं रखते हैं, तो बुजुर्ग क्या होता है, बुजुर्गों को इतना तकलीफ होता है कि बेटा तो सुनता ही नहीं, बेटा तो चाहते हैं कि रिश्तेदार को बताना चाहते हैं अपनी आत्मा की बात। तो क्या होता है कि रिश्तेदार को कहते हैं तो शर्म लगती है कहने में, लेकिन फिर भी जब तकलीफ होती है तो कहते हैं रिश्तेदार की भाई अपने घर का मामला आप निपटो। फिर उनको एक और वो सोचते हैं कि मेरे दोस्त साथियों से कहूं, दोस्त साथियों से चाहते हैं कहना, या कह भी दिया तो दोस्त साथी कहते हैं कि जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है, तेरे भी बच्चे वैसे घर में जो ऐसे परेशान करते हैं, मेरे भी वही बच्चे हैं जो कि मेरा भी वही हाल है, तो तेरे को मेरा हाल है तो मैं तुम्हारे को क्या मदद करूंगा, जो करेगा प्रभु करेगा। बस यही कहना चाहूंगा कि ये बुजुर्गों का हालात बड़ा ठीक नहीं है कि बेटा सुनता नहीं है, रिश्तेदार को कहो तो कहते हैं कि हम आपके मामला में जाएंगे नहीं। अब दोस्त कहता है कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। ठीक है, इस बारे में लोगों को विचार करना चाहिए।